पोर्टल पे जो स्टार्टिंग जो पहला फॉर्म होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, वो होता है GSTR 1, जहाँ पे हम सेल रिपोर्ट करते हैं। सेल रिपोर्ट अभी हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि जब हमारे लिए कोई चीज सेल है तो जो बायर है उसके लिए क्या है, परचेज है। तो मैंने अपने GSTR 1 में अपलोड जो किया 1/2 आता है, तो वो उसके 2A या 2B में दिखता है, ठीक है। उसके बेसिस पे वो उसके लिए इनपुट लेता है, ये सब चीज़ होती है। उसके बाद क्या होता है, अभी तक मैंने टैक्स पेमेंट की बात तो कहीं नहीं। उसके बाद एक होता है GSTR 3B, 1, 2, 3। 3 में क्या होता है, जो सेल हमने 1 में रिपोर्ट करी होती है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाती है, ठीक है, 3B में। हाँ, और उसके बाद उसमें हम इनपुट ले लेते हैं। तो मान लीजिए मेरा जो टैक्स बन रहा है 100 रुपये, पर मेरा इनपुट कुछ नहीं मान लेते हैं, तो मुझे अलग से दिखता है सर आते हैं उसको वो होता है तो लेता कौन, क्यों कौन लेता है, तो लेता ठीक है, टीडीएस हो जाएगा। सर टीडीएस नहीं है, मैंने बताया तो था, मैं फिर से मैंने बताया था टीडीएस की तरह आप उसको याद रखते हैं। मेरा कहना ये है कि मैं सीए हूँ, ठीक है, अब किसी और की बात करें, सीए है, मेरी जो फीस होगी वो क्या होगी, कंसल्टेंसी, ठीक है, और क्या होगी, ऑडिट, ठीक है, आईडीआर फाइलिंग और केस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मैं 2023-24 की अपनी पीएनएल बना रही हूँ, मान लीजिए, ठीक है। कंसल्टेंसी से मुझे पूरे साल में मिली 6 लाख रुपए, ऑडिट से मुझे मिला 4 लाख रुपए, आईडीआर फाइलिंग से मुझे मिला 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, ठीक है, और केस रिप्रेजेंटेशन से मुझे 3 लाख मिल गया। तो मेरी इनकम हो गई 14 लाख रुपए, ठीक है। 14 लाख पे अब मेरी जो जीएसटी है वो है 18%, मैं 18% के ब्रैकेट में आती हूँ। तो 14 लाख का 18% का कितना हो, 252 में, ठीक है। ये मान लेते हैं 2,52,000 रुपए, ये है, ठीक है। अब क्या है, ये मेरी जीएसटी की लायबिलिटी है, इसको बोलते हैं आउटपुट लायबिलिटी, ठीक है। अब मुझे ये रिपोर्ट, ये तो पीएनएल मैंने आपको दे दिया। अब आप कैसे मानेंगे, अब आज के टाइम में अगर मैं जीएसटी की पढ़ूंगी, आप कैसे कहोगे कि शालिनी जी आपका 14 लाख है, मैं ये कैसे मानूं? तो हम कहेंगे सर मैंने अपने जीएसटी के रिटर्न भरे हैं, इनकम टैक्स में साल में एक बार भरती हूँ, जीएसटी तो मैं हर महीने भरती हूँ, ठीक है। तो उसमें मैंने ये सेल वेल सब दिखा के 252 ये रिपोर्ट करा, मंथली है। इस टोटल आपको मेरे 12 रिटर्न मिलेंगे GSTR 1 के, उन 12 का टोटल यही होगा, ठीक है। मेरी लायबिलिटी है 2,52,000, पर इसी सीए ऑफिस को चलाने के लिए तो मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, 2,52,000 रुपए, ठीक है। अब इसी सीए ऑफिस को चलाने के लिए मैंने एक ऑफिस ले रखा है रेंट पे, जिसमें रेंट पे सामने वाले ने कहा है कि मैं आपको 20,000 रुपए आप जो है आप मुझे रेंट देंगी, और क्योंकि वो जो जिसने मुझे रेंट पे दिया वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो मुझे जीएसटी भी चार्ज करेगा। तो 20,000 मुझे 18% और 12 महीने का, ये कितना हो गया, मैंने जीएसटी दिया ना उसको, कितना हुआ, 17,200 रुपए मेरा। अभी मैं टैक्स की बात कर रही हूँ, ठीक, रेंट दिया, अब सैलरी दे रही हूँ, सैलरी वाले जीएसटी होता नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 एसी खरीदे, 1 लाख रुपए का एसी खरीदा, ठीक है, जिसपे 28% जीएसटी लगती है, ये कितना हो गया, 28,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग कन्वेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, लैपटॉप और सिस्टम खरीदे, सिस्टम जो खरीदे मैंने 10 सिस्टम खरीदे, ठीक है, वो भी मेरा मान लीजिए 5 लाख के आसपास आया। उसमें भी आपका 18% के हिसाब से लग गया 90,000 रुपए, ठीक है। हाँ, मान लीजिए मैंने जो प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, सर हम अभी अपनी पीएनएल बना रहे हैं, तो हम उसी मैंने पूछ लिया, अगर हम एज अ रेजिडेंस रेंट पे लेते हैं, रेजिडेंस की बात ही नहीं होगी, हम ऑफिस की बात, अभी हम बिजनेस एक्सपेंडिचर बात करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, और भी इस तरीके से मैंने 4 खर्चे ऐसे किए जिसमें मैंने जीएसटी दिया, ठीक है। तो ये मैंने 17,200 रुपए ये, 28,000 रुपए ये, 90,000 रुपए ये, पूरे साल में जीएसटी कितना हो गया, ये 17,200 ही गलत लिखा हुआ है। मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, ठीक है।
GSTR 1, ठीक है सर। ये मेरे खर्चे थे जो कि मेरे P&L में डेबिट साइड में जाएंगे, या मैंने असेट खरीदा है, ठीक है, तो इस पे मैंने जीएसटी पे किया है ना। ये तो मैंने कितना जीएसटी पे किया, 1,35,200 रुपए। मेरी लायबिलिटी कितनी बन रही है, 2,52,000 रुपए। करेक्ट, ये GSTR 1 से आएगा। अच्छा, मैं पूरे साल की एक साथ बात कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को फाइलिंग तो करनी नहीं है। हम ये बात करते रहे कि मेरी आउटपुट लायबिलिटी कितनी बनी, 2,52,000 की। ये मेरी करंट लायबिलिटीज में एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। ये मेरा असेट में एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अब क्या है, ये 2,52 में से मैंने ये कहूंगी कि भाई मैं पीछे भी तो जीएसटी पे करके आई हूँ, इट इज लाइक वैल्यू एडिशन, ठीक है। तो ये 1,53,200, ठीक है, इसको मैं माइनस कर दूंगी। मैं क्या माइनस करती हूँ, वो 3B खुद माइनस करता है, ठीक है। कहाँ चला गया? चलिए 2,52,000 रुपए मान लीजिए मेरी आउटपुट लायबिलिटी है, और जो मैं खर्चे की हूँ जिसमें मैंने जीएसटी मैंने सामने वाले को दिया है, वो मान लेते हैं इतना था, मान लेते हैं ये 1,32,000। तो मैं अपने कैश से, अपने बैंक से पेमेंट करूंगी सिर्फ 12,000 GSTR करेक्ट, तो नहीं मिलेगा। पर सर अभी बात ये सर हाँ सर, ITC 31 हो गया। सर ये जानना चाह रहे थे कि ITC होता क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो मेरा सेल ये हो गया। सेल के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे थे तो टर्नओवर को ध्यान देंगे। टर्नओवर जो है, इसके लिए आपको 3 चीजें मिलेंगी, GSTR 1, 3B और 9 और 9, ये 3 रिटर्न होते हैं। GSTR 1 जो है वो प्योर आपका सेल्स रिटर्न है, जहां पे आप सेल्स को कैप्चर करके भरते हैं, ठीक है। कहाँ गया वो वही टेक्निकल, हमको जीएसटी हम बोल रहे थे कि हम एक काम करें, जीएसटी की साइट लॉगिन करके देखना तो जरा समझने में अच्छा लगेगा। कैसे जाएंगे मैम? इसमें वो होम पे जाके ब्राउज़र क्लिक करें। तो नेट कहाँ से चलाऊंगा इस पे? नंबर है आपके पास? इसमें चैट खुली हुई है किसी की जीएसटी, सॉरी जीएसटी कह रहे हैं, व्हाट्सएप बुला लीजिए फिर, ठीक है। तो अब GSTR 1 से 3B से 9 से आप लोग को कई चीजें पता चलेंगी। एक दो चीजें जो आपको असेसमेंट में ध्यान, जैसे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पहले एक हेड्स अप दे रहे हैं, ठीक है। पहला हेड्स अप ये है कि 1 और 3B और 9 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा ये है, जो एक बात होती है कि कहीं ये बोगस सेल परचेज नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका ये है कि अगर 2B में आप ये देख रहे हैं कि सामने वाला पेपर परचेज कर रहे हैं, तो वो सेल सीमेंट कैसे करेगा। अभी क्या है, कोई सिर्फ सीमेंट में डील कर रहा है, हम एग्जांपल दे रहे हैं, बोगस की जो ट्रेल की हम बात कर रहे हैं, पता चला सामने वाले ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि वो सिर्फ सीमेंट पेपर, जो ये कॉपीज होती हैं, पेपर्स होते हैं, इन सब में डील करता है, ठीक है। और वो उसने सेल दिखा रखी है, सीमेंट की फर्जी बिल काट रखे हैं, तो आपको बैक ट्रेल के लिए ये चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज ये, जैसा कि बार बार ये मेंशन हुआ कि जब तक उसको 2B में नहीं दिखेगा तब तक वो इनपुट नहीं ले सकता। तो इसका मतलब ये है कि 2B में उसके जो डिटेल्स दिख रही हैं वो सही ही दिख रही होंगी। दूसरा, जीएसटी में ये नियम कहता है, जीएसटी में ये नियम कहता है कि आप इनपुट जो ले सकते हैं उसमें एक कंडीशन ये कि आपने सामने वाली पार्टी को पेमेंट कर रखा हो, और अगर नहीं कर रखा है तो 180 दिन के अंदर कर रखा हो, ठीक है। तो पेमेंट उसको हो रहा है नहीं हो रहा है, क्रेडिटर सही है कि नहीं है, वहां से भी आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर वो क्रेडिटर में शामिल है, हाँ नहीं, 180 दिन का समय मान लीजिए कि मार्च में उसने परचेज किया है, तो उसको जो है उसको पेमेंट करने का अगस्त तक का समय नहीं है, अगस्त सितंबर तक। रिटर्न फाइलिंग के समय तो हो ही जाना चाहिए। फाइनेंशियल की बात कर रही ना, कौन सा रिटर्न? इनकम टैक्स, अच्छा इनकम टैक्स, हाँ तो पे हो चुका हाँ, उसका तो पे हो चुका होगा। हाँ, जीएसटी भी फाइनल कर देगा वो। जीएसटी तो हर महीने ही फाइनल कर रहा है। वो जो मार्च की रिटर्न है वो तो अप्रैल में चली ही गई, 20 अप्रैल तक, ठीक है। सर रिवीजन का प्रोविजन नहीं है जीएसटी में, रिवीजन का प्रोविजन नहीं, अमेंडमेंट का प्रोविजन है, ठीक है। ये चीज है। मतलब ये तो मतलब अगर उसने अपने
गलतियां हुई थी कि जीएसटी वाले पोर्टल में क्या कहते हैं ना, वो पॉइंट कभी-कभी अगर टाइप करो तो पॉइंट नहीं टाइप करने देता है। तो आप लिख रहे हो 1,30,000, पता चला वो लिख दिया 1,30,00,000 और उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। अगर मैंने जीएसटी आर में गलती से पंच कर दिया है, वो 3B में ऑटो पॉपुलेट 1,30,00,000 ही करेगा। तो अमेंडेड करने का ये प्रोविजन नहीं कि आप अमेंडमेंट होगा नेक्स्ट महीने के रिटर्न में। अमेंडमेंट में कोई नया रिटर्न नहीं है। आप पिछले महीनों का जो अमेंडमेंट है वो अगले महीने के रिटर्न में कर सकते हैं, पर अमेंडमेंट का अलग से कोई फॉर्म नहीं है। हाँ, अगले महीने रिटर्न वही है, उसी में बस फॉलो होगा। जैसे इनकम टैक्स में क्या है कि आप नया रिटर्न रिवाइज फाइल कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन नया अपना जैसे नया क्रिएट कर सकते हैं। इनकम जीएसटी में रिवीजन का तो प्रोविजन है ही नहीं, और अमेंडमेंट के लिए अलग से कुछ नहीं है। जो रिटर्न है उसी में आप भरिए, उसके बाद अपना एक्सप्लेनेशन देते रहिए। मंथली तो सर सेम डे प्रोसेस होता है ना, कि अगर मैंने जीएसटी आर 1 आज करा, 11 तारीख लास्ट डेट होती है, 14 तारीख को 2B जनरेट हो जाता है। 2B आपका 12-13 में, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को टाइम लगता है, तो 14 तारीख को की शाम तक जो है आपका वो जनरेट हो जाता है 2B। अब आके कैरी फॉरवर्ड वाला लॉजिक जो है वो ऐसे है, वो ही है उधर, क्योंकि 3B जो होती है उसकी लास्ट डेट होती है 20, तो 14 तारीख को जो होता है वो नहीं नेट होता है, मीटिंग तो है ही है, पर अभी हम एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो साइट देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन तो भरोसा होगा नहीं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ये जीएसटी की साइट है, ठीक है, इस पे अगर आप सर्च टैक्स पेयर में जाएंगे, यहाँ सर्च बाय जीएसटीआईएन करेंगे, तो आपको ये बात पता चल जाएगी कि सामने वाला एक्टिव है कि नहीं है, बिना लॉगिन किए, ठीक है। तो मैं एक का डाल के दिखा दे रही हूँ। रिटर्न फाइल कर रहा है ये नहीं, कि उसका जीएसटी सरेंडर तो नहीं हो गया है। जीएसटी सरेंडर हो गया, जैसे ये मैंने जीएसटी नंबर डाला, अभी मैंने कोई लॉगिन नहीं किया है, यहाँ से अब ये देखिए, इसका जो कंपोजिशन होता है जीएसटी नंबर का, मैडम जो आता है कि जीएसटी वालों से पार्टियों से परचेज किया, तो उसमें कुछ ऐसे सर अगर परचेज किया है तो वो तो आपको बिल बेस पे ही चलना पड़ेगा, और अगर सेल किया है, हाँ 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 सर, जैसे ये है सर, सेल B2C में दिखा रहा है ना, अभी हम बता रहे हैं सर, ये है जैसे ये जीएसटी नंबर है, इसका कंपोजिशन समझिए, जो शुरुआत के 2 डिजिट है वो है स्टेट कोड आपका, 09 है यूपी का स्टेट कोड, ठीक है। फिर ए से लेके एन तक आपका ये है पैन नंबर, ठीक है, और जो ये लास्ट के 3 डिजिट हैं ये रैंडम कोई भी डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र का आपका वो है स्टेट कोड है 27, ठीक है, आपका बिहार का है 10, ठीक है, आपका दिल्ली का है 07, ठीक है। हाँ, वो तो हो सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि 15 डिजिट का जो ये होता है जीएसटी नंबर, उसमें जो शुरुआत के 2 डिजिट होते हैं वो होता है स्टेट कोड, फिर 10 डिजिट पैन, फिर लास्ट 3 रैंडम डिजिट होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम सर्च करें, ये देखिए ये आपका पूरा आ जाएगा कि ये इसका लीगल नेम क्या है, ट्रेड नेम क्या है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, ये किसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, ये रेगुलर है कि कंपोजिट डीलर है, इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। यहाँ से आपको अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आप आएंगे, यहाँ देखिए एचएसएन समरी ये दे रखी है कि ये किस टाइप की सर्विस में डील करता है। तो जो क्वेश्चन ये होता था कि हमें पता करना है, तो ये और जो मैंने आपसे कही कि वो बेच रहा है सीमेंट, खरीद रहा है पेपर, ठीक है, तो बिना लॉगिन करके तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बिना लॉगिन किए आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ये देखिए, इस पे क्लिक करेंगे जब हम शो फाइलिंग टेबल पे, मान लीजिए 24-25 से चल रहा है, 23-24 पे इसने 23-24 के कौन कौन से रिटर्न फाइल कर रखे हैं,
ये फाइल कर रहे थे डाउनलोड नहीं नहीं, इससे नहीं होगी, यहाँ डिटेल मिल जाएगी कि सामने वाले को 3B GSTR1 कौन सी डेट को फाइल किए हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, लॉगिन करके अरे सर आपके लॉगिन से वो थोड़ा ना मिलेगी, उसके लॉगिन से वो डिटेल डाउनलोड कर लो। अब जैसे इसी यही पार्टी है, इसी का मैं लॉगिन करके आपको दिखाती हूँ। इसमें लीगल नेम सर जैसे मेरा नाम है शालिनी राय, तो लीगल नेम हो गया शालिनी राय। अब मेरी फर्म का नाम है मान लीजिए ओम कंप्यूटर्स, ये तो पार्टनरशिप में तो नॉर्मली दोनों नाम सेम रहते हैं, प्रोप्राइटरशिप में नाम अलग अलग हो जाते हैं ना। प्राइवेट लिमिटेड में सब कुछ सेम रहेगा, पर प्रोप्राइटरशिप में तो मैं अपने मेरी फर्म का नाम है शालिनी राय एसोसिएट्स, पर पैन तो शालिनी राय के नाम पे है ना। लीगल नेम शालिनी राय और ट्रेड नेम शालिनी राय एसोसिएट। नॉर्मली ये डिफरेंस आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप। सर गूगल से भी सर्च कर सकते हैं और जीएसटी की साइट से जाइए तो इतना ही डिस्प्ले, इसीलिए सर मैंने साइट शुरुआत से लॉगिन करके दिखाया। तो अब मैं इसी पार्टी को लॉगिन करके आगे दिखाती हूँ। सर हमने क्लाइंट को बताया नहीं कि उसे आईडी पासवर्ड आप लोग के सामने लॉगिन कर रहे हैं। पासवर्ड थोड़ा ना सेव करूंगी मैं। क्या मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ? सर ये लॉगिन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से अगर हम जाएंगे, वैसे आप लोगों को किसी का लॉगिन मिलेगा नहीं, तो हम लोग उसी में कॉन्सेंट्रेट करते हैं जिस बारे में बात कर रहे हैं। सर्विसेज में आए, अब मैं अगर मान लीजिए रिटर्न डैशबोर्ड में है, ठीक है। GSTR1 की जो हम लोग बात कर रहे थे, इनका क्वार्टरली रिटर्न है क्योंकि ये छोटे ट्रेडर है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है क्वार्टरली, पर क्वार्टरली और ये मंथली के फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। करना पड़ेगा एक साथ 3 महीने का ना सर, 3 महीने का। अब ये देखिए, ये मैंने खोला है आपका, ये देखिए इसके आपको 3 रिटर्न दिख रहे हैं, 4 है इनफैक्ट, GSTR1, 2A, 2B, 3B, ठीक है। हम लोग ने GSTR1 की हेडिंग पढ़ी है, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, ये हमें फाइल करना होता है, ठीक है। हम सप्लायर है, ये हमें फाइल करना होता है। 2A ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है लाइक 26AS, 2B ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म है लाइक 26AS, 2B क्वार्टरली है, ये 2B मंथली है, वो 2B क्वार्टरली है, सर ये डिफरेंस है। और लास्ट में ये होता है 3B जो हमें फाइल करना होता है। तो देखिए इसीलिए इन दोनों पे 1 पे और 3B पे फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो आप लोग का क्वेश्चन था, हम वहाँ अब 1 में कैप्चर कैसे करते हैं इंफॉर्मेशन, ये देखिए। ये देखिए इनके में ये जो है हेडिंग पड़ी, उसमें 1 पे देखिए ऊपर होवर किया तो ऊपर क्या लिखकर आ रहा है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं B2B ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब B2B ट्रांजैक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने शुगर मिल को ये इनवॉइस अपलोड करी थी, ये देखिए, और ये इनवॉइस की पूरी डिटेल जाती है, ऐसे जाती है। ये GST नंबर रहता है, पार्टी का नाम, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, सब कुछ रहता है, ठीक है। उसके बाद ये रेट रहते हैं और ये रेट। तो जो सर आप लोग ये बात कह रहे थे, इसमें अभी कई कंफ्यूजन थे कि अगर मैंने अपने आप को ही माल भेजा हो तो कैसे पता चलेगा? सर ये GST नंबर से पता ही चल जाएगा। ये GST नंबर किसका है? दूसरी पार्टी का है। अगर मेरी ही कोई होती तो वो भी लिखा रहता। तो इस तरीके से सर कंफ्यूजन मेरे ख्याल से काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा। सर क्यों नहीं मिलेगा? आप मांगिए। लेकिन इस फॉर्म में नहीं होता है। सर वो मैं
अभी मैं आपको ये ओपन करके अभी इसको डाउनलोड करेंगे तो ग्रुप फिगर दिखाता है, पर अगर आप GSTR1 उससे कहेंगे कि तुम मुझे हर B2B का स्क्रीनशॉट दे दो, तो स्क्रीनशॉट दे सकता है, वरना वो एक्सेल में कन्वर्ट करके भी इसको दे सकता है। ये चीज है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको इन-डेप्थ इंफॉर्मेशन है, पहले पता तो होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन ऐसे कैप्चर होती भी है, ठीक है। तो B2B की इंफॉर्मेशन इट्स लाइक अ टैली इनवॉइस, ये पूरी कैप्चर है। अब सेल डेट हो गया, और सेल का इनवॉइस नंबर हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हो गया, कौन सी रेट का है, 0% का इसमें कितना वैल्यू था, ठीक है। अब एक बिल में कई रेट्स हो सकते हैं ना, तो 5% है कि 25% है कि 12% या 18% है, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इनवॉइस वाइज करना होता है। अब अगर इन्होंने KM शुगर मिल्स को 5 इनवॉइसेस रेज करी होंगी, तो वो 5 की 5 सेपरेटली अपलोड होंगी। ये नहीं होगा कि अच्छा KM शुगर में 5 है, दो टोटल करके नहीं, क्योंकि हमें इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट डालना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको असेसमेंट में फायदा रहेगा। अब इनके में B2C इन्होंने नहीं, इनके में नहीं था। अगर B2C, अब ये रिकॉर्ड डेटा, अब सामने वाले से आपको इसका स्क्रीनशॉट मांग सकते हैं। अगर KM शुगर मिल की 5 इनवॉइसेस थी, तो यहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्ड लिखकर आता 5, ठीक है। इसके बाद ये B2B रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक B2C होता है ये, ठीक है। जो B2C होता है, इसका हम लॉगिन करें, उसमें सिर्फ हमें वैल्यू डालनी होती है, उसमें हमें ऐसे डिटेल नहीं डालनी होती है। सप्लाई किया होगा तो उसका भी कार्ड होगा। हाँ वो भी है, अभी दिखा देंगे, इसको हम भर के दिखा देते हैं यहाँ पे। वो उसमें टेबल होती है सर। सप्लाई नॉन जीएसटी प्रोग्रेस ने कार्ड लिया है। B2B बनना में सिखा दिया। अब जैसे ये, अब ये B2C वाला था, तो अब ऐड रिकॉर्ड रहता है, इसमें बस हमें स्टेट वाइज भरना रहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जैसे मान लीजिए मैंने यूपी में ये कर रखा है, तो यूपी में मैंने जितने में मेरे B2C थे, तो मान लीजिए मैंने 2,69,000, कई लोग पार्टियां थी, कई जगह मैंने सिक्योरिटी गार्ड दिए थे, तो ये उसके बाद हमें यहाँ रेट सिलेक्ट करना होता है। 18% में मेरी रेट है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके इसको हम सेव कर देंगे। तो B2C जो एक होता है वो मंथ का टोटल जाता है, पर B2B में जो होता है वो इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन हमें कैप्चर करनी होती है। तो जो आप लोग का ये क्वेश्चन था कि अगर हम खुद को ही स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, तो जो B2B होगा उसमें से आप उसको छाट सकते हैं कि हमने खुद को इतना स्टॉक ट्रांसफर किया होगा, ठीक है। और B2C में क्या होता है, क्योंकि अगर मैं GSTR1 में अगर मैं उसके GST नंबर के हिसाब से सब नहीं रिकॉर्ड पंच करूंगी, तो उसके 2B में कैसे दिखेगा। मैं यहाँ जैसे B2C में तो उसको कोई क्रेडिट लेना नहीं है, पर अगर आपको क्रेडिट लेना है तो मुझे आपके GST नंबर के हिसाब से सारी डिटेल चाहिए होगी, डालनी होगी, तभी तो आपके 2A या 2B में भी दिखाई देगा। ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग B2C कैप्चर करते हैं, और इसके बाद और भी कई टैब्स हैं, इसमें दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ये क्रेडिट नोट, डेबिट नोट होता है, निल रेटेड जो बात हो रही थी, यहाँ निल रेटेड जो डिटेल जमा करनी होती है, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी, ये 3 चीजें हैं। तो यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के हिसाब से हमें यहाँ पे क्लब फिगर उस महीने की डालनी होती है। नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि ये मैंडेटरी टेबल नहीं है, ये वाली टेबल मैंडेटरी नहीं है, तो इसको कुछ लोग नहीं भरते। अब जैसे लिकर, मान लीजिए मेरे कोई लिकर के क्लाइंट है या मेरे फॉरेन एक्सचेंज के क्लाइंट है, तो फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, मनी जो होता है उसमें 1% कमीशन का होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की करेंसी कन्वर्ट कराई, तो उसमें नियम है 1 लाख का 1% या 250 रुपए, विचएवर इज हायर, उस पर 18% चार्ज होता है। आपको यूएस जाना है, आपने रुपए लेके गए, डॉलर में कन्वर्ट कराया 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का 1% आपका हो गया 1000 रुपए, तो 1000 पे 18%, 180 रुपए आपको जीएसटी करना होगा, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू उस इनवॉइस की कितनी है, 1000 रुपए, और 99,000 रुपए क्या है, नॉन जीएसटी है, क्योंकि पैसे पे जीएसटी नहीं है। तो वो जो नॉन टैक्सेबल का टर्नओवर होता है वो हमें यहाँ डालना होता है। या लिकर हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, लिकर के केस में सामने वाले की कमीशन इनकम है, तो कमीशन इनकम वो B2B B2C में डालेगा, और पूरे साल का जो लिकर का होता है टर्नओवर वो यहाँ पे डालना होता है। पर ये टेबल क्योंकि ऑप्शनल होती है, तो कभी कभी वो आपको P&L में लिकर का सेल मिलेगा 250 करोड़ 300 करोड़, पर उससे कहेंगे कि अच्छा तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो मान लीजिए वो है, तो आप उससे मांगेंगे जीएसटी का रिटर्न, तो आप B2B देखेंगे 1500 रुपए 2000 रुपए, क्योंकि वो तो कमीशन पे जीएसटी दे रहे हैं ना। निल रेट में वो लोग नहीं भरते, कभी कभी भरते हैं, कभी कभी नहीं भरते,
क्योंकि ये ऑप्शनल है, क्योंकि और जीएसटी अधिकारी भी कुछ खास कहता नहीं है, वो इसलिए नहीं कहता है क्योंकि उस पर कोई टैक्स लगना नहीं है। अगर यहाँ भरते तो करेक्ट हाँ, यहाँ भर तो करेक्ट रहता है। अगर यहाँ नहीं भरता है तो बताइए कहाँ भरता है? जीएसटीआर 9 विच इज एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के लिए जो लिमिट है, ठीक है, वो है 5 करोड़ रुपए की, सॉरी 2 करोड़ की। अगर मेरा टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर का है तो जीएसटीआर 9 भरना जरूरी है, और अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 9C भरना जरूरी है। 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है इनकम टैक्स का और जीएसटी का, ठीक है सर। तो अभी वहाँ पे आते हैं, पहले हम 1 हमने मोटा मोटा समझ लिया है, इससे ज़्यादा जितना आपका एक्सपीरियंस होगा सब हो जाएगा। B2B B2C समझ गए हम लोग, ठीक है। जीएसटीआर 1 समझ गए हम लोग। अब आगे रिटर्न 1 देख लिया मैंने, ये इनका 1 था, ठीक है। अब वही 23-24 में आते हैं। अब अगर इसमें हम ये देखें, ये देखिए 2B है ये। अब मैं 2B को देखने जा रही हूँ। 2B का हेडिंग क्या था? ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी आईटीसी अवेलेबल मेरी है 572 रुपए। अब मैं इसको अगर एक्सपैंड करती हूँ, ये देखिए B2B इनवॉइस, मैंने इन इनवॉइस के अगेंस्ट में ये परचेज किया, ठीक है। अगर इन लोगों ने यानी कि जीएसटीआर 1 में इंफॉर्मेशन मेरी फीड करी होगी तभी तो मेरे 2 में दिख रहा है ये। तो ये यही चीज है। डॉक्यूमेंट डिटेल अगर हम, ये सप्लायर वाइज डिटेल भी आपको मिल जाती है, और डॉक्यूमेंट डिटेल में अगर हम जाएं, इसकी एक्सेल भी डाउनलोड हो जाती है। अब इसको ऐसे इस पे क्लिक किया, ये देखिए हमने कोई सामान खरीदा होगा जिसपे 2528 रुपए का सामान था, 18% जीएसटी थी और आईजीएसटी लगा है। आईजीएसटी क्यों लगा है ये देखिए, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट, और अगर हम विद इन स्टेट कोई चीज करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट, ठीक है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आईजीएसटी लगता है तो 18% लगता है, और विद इन स्टेट होता है तो इंट्रा लगता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है 9%, वो भी 18% होता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो 27 लिखा हुआ है, हमारे यूपी का है नहीं, तो यानी कि ये आईजीएसटी लगा होगा। नीचे वाले में 09 लिखा हुआ है, वो हमारे यूपी का है, तो देखिएगा इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा। ये देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा है। हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी 414 रुपए, इस पर 18% के हिसाब से ये लगा है, ठीक है। वो 50-50, ठीक है। आईजीएसटी एक लाइक अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। आईजीएसटी जो जाता है वो सेंट्रल के पास जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। सीजीएसटी एसजीएसटी साथ साथ चलाता है, 9% सेंट्रल को, 9% स्टेट को, फिर आईजीएसटी में बंटवारा होता है, वो तो सरकार के बजट के हिसाब से होता है। तो ये मेरा 2B हो गया। तो 1 मैंने फाइल किया 11 तारीख तक, 2B मेरे पास दिख गया मुझे 14 तारीख तक। अब 3B मुझे फाइल करना होगा 20 तारीख तक, ठीक है। अब ये जो 3B फाइल हुआ था, इस पे ये देखिए आउटवर्ड सप्लाई होती है। इसके बाद हाँ ये आउटवर्ड सप्लाई है। उसके बाद यहाँ पर मेरा इनपुट आता है जो कि मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें मेरा कोई भी इनपुट
ये 736 रुपए का इनपुट था, जिसको मैंने रिवर्स कर दिया क्योंकि हो सकता है मेरे लिए एलिजिबल इनपुट ना रहा हो, तो मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, उसी कई रीजन है। जैसे गाड़ी है, हम आपको बताएं जो कार खरीदते हैं उसके उस पर 28% की जीएसटी है और उसका इनपुट अलाउड नहीं है। सिर्फ अगर मैं पैसेंजर गाड़ी चला रही हूँ और क्या कहते हैं गाड़ी हमने ओला उबर में लगा रखी है तो हम गाड़ी का इनपुट ले सकते हैं। अदरवाइज अगर बिजनेस के लिए भी गाड़ी खरीदी गई है तो 28% जो जीएसटी है उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं उसका इनपुट नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें हैं, कुल 2-3 ऐसे मेन है, नहीं मिलेगा। अगर मैंने स्टाफ के लिए कुछ गिफ्ट आइटम्स खरीदे हैं तो इनपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हुआ। उसके बाद क्या होता है कि बचा, अब ये जितना टैक्स था क्योंकि मेरे पास कोई इनपुट नहीं था तो हम इसको बचे हुए टैक्स को हम कैश से पे करते हैं। 6,492 रुपये है, ये देखिए ये पेमेंट हुआ है पेड इन कैश। ठीक है, ऐसे होता है। तो जीएसटीआर 1 में सेल रिकॉर्ड होती है, 2B ऑटो पॉपुलेटेड फॉर्म होता है जहाँ परचेज रिकॉर्ड होती है, आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और 3B में क्या होता है कि आप टैक्स आउटपुट में से इनपुट माइनस होता है और फिर यही जो होता है ये आगे ये आपको जो ये जो टैब्स हैं जो अब अनहाइलाइटेड है, इसी पे अगर आप ये यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एडजस्टमेंट करके फिर बता देता है कि कितना तो आपका चालान आपको क्रिएट करना पड़ेगा, चालान से आप पे कर देंगे। इट्स लाइक कि हमारा टैक्स लायबिलिटी इतनी बनी, उसमें से टीडीएस इतना बढ़ गया, बचे हुए को सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आप जमा कर दीजिए। अब ये बातें रिकॉर्ड कैसे होती हैं, हमारे 2 लेजर होते हैं, आप इसमें से यही मान सकते हैं। सर्विसेज में आए, लेजर होता है क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर ये होता है कि जितना इनपुट होता है जो हम लोग खुद पंच करते हैं 3B में कि हाँ मेरा इतना आईटीसी था, ठीक है, वो यहाँ पे अपने आप रिकॉर्ड होता रहता है। तो अगर मैं इसको 6-6 महीने का खोल सकते हैं, अब ये सामने वाली पार्टी थी, इसके पास इसमें ये देखिए इसके पास कोई इनपुट नहीं आ रहा है तो इसीलिए सब कुछ ये 0 है। अगर इसके पास इनपुट आ रहा होता तो इसके यहाँ लेजर में ऊपर बैलेंस दिखाई दे रहा होता। ठीक है, ये आपके साइट का मेन चीज है। सर फ्रॉड करना तो नहीं सिखा सकते, ठीक है, पॉइंट ये है कि हमको जीएसटी कैसे हेल्प कर सकता है अपने असेसमेंट को कंफर्म करने के लिए। तो उसकी अगर हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं वो ये कि अगर मान लीजिए किसी ने अपने पीएनएल में सिर्फ 2 लाख रुपए की सेल दिखाई है सिचुएशन में, अगर आप उसको जीएसटी मांगते हो और वहाँ पे उसने 10 लाख की सेल दिखाई है, वहाँ पे उसने 10 लाख की सेल क्यों दिखाई होगी? क्योंकि इनकम टैक्स को तो चलो साल में एक बार पकड़ना है, जिसके साथ वो धंधा कर रहा है अगर वो B2B रिपोर्ट नहीं करेगा तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसके यहाँ धरना दे देगा, तो जीएसटी में तो उसको दिखाना जरूरी ही है। ठीक है, तो आपका कंपैरिजन जो टर्नओवर का है पहले तो चीज वहां से स्टार्ट होगी। ठीक, चीज ये तो आता है जीएसटी, उसके बाद 1 और 3B में कंपैरिजन होगा। उसके बाद एनुअल रिटर्न जो आपका होता है जो कि सालाना आपका रिटर्न रहता है, ये आपका होता है जीएसटीआर 9। आउट ऑफ बुक सेल्स आपका सर क्या मतलब है? कैसे हम अब ये है, अब हम क्लास से डिविएट कर रहे हैं, हमें थ्योरी पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली। अब हम अगर हम टेक्निकल बात कर रहे हैं तो उसको डिस्कशन के फॉर्म में करना पड़ेगा। बोगस परचेज कैसे होती है? हम तो ये कह रहे हैं ना, आप लोगों के पास तो प्रैक्टिकल है तो उसको बताइए तो फिर हम आपको सही से फिर हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। आपको कैसे पता, हिंट कैसे लग रहा है कि ये बोगस परचेज है? मान लो सारा ट्रांजैक्शन हुआ, चाहे वो टोटल बैंकिंग और उसके बाद वो पैसा लेन देन किया तो वो पैसा सामान की सप्लाई और सामान आप दूसरा सिचुएशन कवर कर रहे हैं, ये दूसरा सिचुएशन कवर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पेपर पे हुआ, आप कह रहे हैं पेपर पे कुछ नहीं हुआ और एक्चुअल में सेल हुआ। ठीक है, तो एक सिचुएशन को एक टाइम पे क्लास को एक पेज पे रहना चाहिए। तो हम लोग पहला सर का क्या है? तो ये बताइए आप एज असिस्टेंट ऑफिसर आप क्या क्या चेक करेंगे, फिर हम बताएंगे कि आपको ये चेक और करना चाहिए। जीपे बिल हो गया, जीएसटीआर 1 हो गया,
ट्रांसपोर्टेशन बैंक स्टेटमेंट हो गए, अरे पहले बताइए तो सिचुएशन ये है क्लास की कि सर का कहना ये है कि ए बी सी डी एक करके एक लाइन में पार्टीज है, ठीक है। वो पेपर ट्रेल चल रही है, ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, सी डी को बेच रहा है, डी ई को बेच रहा है, लेकिन सिचुएशन ये है कि ना वाकई में कोई गुड्स है, ना वाकई में कोई पेमेंट है, ना कुछ है। तो हमको इस वाले हुआ है, हाँ मतलब पेमेंट है, पेपर चैनल में पेमेंट भी है, बैंक से पेमेंट है, बिल्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। सबको लेके सामान बेचेंगे और बाद में वो कमीशन काट के आपको पैसे वापस करेंगे। इसके जीएसटी रेट पर भी हमारे ये लिख के है कि इसके जो फोकस था ये ट्रांजैक्शन है बट एक्चुअली नहीं है। उसकी स्टाइल और क्या सर आप इसको कैसे होता है हमें आप क्यों जानना चाह रहे हैं? अगर हम एज एन ऑफिसर जानना चाह रहे हैं तो क्या चीज हम लोग ये जानना चाह रहे भाई हैं हमें एक पेज में आना है क्योंकि सबको लेके चलना है ना। हमें सर असेसमेंट ऑर्डर है, ट्रांजैक्शन होना और केवल जीएसटीआर को फाइल करना ही सफिशिएंट जैसे एसएससी ने कैसे मेरा ले लीजिए, बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए, आपने उसमें मतलब वो कलरफुल डिवाइस है एक तरह से वो ट्रांजैक्शन अब हम सर रिपोर्ट आप रिपोर्ट के बेस पे कर रहे हैं, हम रिपोर्ट के बेस पे कर रहे हैं सिचुएशन या रिपोर्ट के बेस पे सुओ मोटो बेसिस पे कर रहे हैं, हम किस सिचुएशन में? चलिए आप रिपोर्ट आइए, क्यों आप असेसमेंट तो कर रहे हैं? जीएसटी में क्या हुआ कि अपनी रिपोर्ट बनाई यही सब लेकर के एक्चुअली केवल ट्रांजैक्शन इस तरह से मतलब ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी फंड है, लेकिन क्या है जैसे एक केस हमारे पास था उसमें गाड़ियों के नंबर ही ठीक है ना, उसमें टोल टैक्स की वसूली नहीं दे पाया, लेकिन क्या इतना सफिशिएंट है या जीएसटी के एंगल से जाके और भी कुछ उसमें ऐड ऑन किया सकता है? सर हम आपको दो तीन क्या ईवे सफिशिएंट है? हाँ सर ईवे पे सफिशिएंट है, ईवे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बताएं हाँ सर आपको तो डॉक्यूमेंट के बेस पे मानना है ना। डॉक्यूमेंट्स मैं पूरा दे ही रहा हूँ। अरे सर नहीं दे पाएगा वही तो आप बहुत ज्यादा अगर डॉक्यूमेंट के बेस पे नहीं था आप पेपर में बताओ एसआईबी की रेट पड़ी आज, अब आप प्रैक्टिकल बात करो तो सर हाइपोथेटिकल कुछ लाना मत इसको, ठीक है। आप आज आपकी एसआईबी की रेट पड़ी पर आप असेसमेंट कर रहे हो 19-20 का, 19-20 का आप कैसे आज कह सकते हो कि एसआईबी की रेट उनको सब कुछ मिल गया? आप बात समझ लीजिए। तो हम लोग को अगर सिचुएशन समझना है तो हाइपोथेटिकल को चॉक आउट करते हैं, एक्चुअल में बताते हैं। होता क्या है, दो तीन चीजें होती हैं। मेरा B2B भी क्लाइंट है, मेरा B2C भी क्लाइंट है, ठीक है। B2C को हमसे कोई इनवॉइस नहीं चाहिए। ऑप्शन ये है कि अब आप आए, आपने कहा कि मुझे इनपुट चाहिए, मैंने अपनी B2C से अपना आपको एडजस्ट करके इनपुट दे दिया। आप जानना चाह रहे कैसे होता है, वो एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा अब ये एक तरीके का है, दूसरा ये कि अब आप ये सर्विस सेक्टर गुड्स, तो चलो आप तो गुड्स की बात कर रहे हो, कमीशन की इनवॉइसेस होती हैं, उसमें आप क्या चीज़ करोगे? मान लीजिए जैसे कि ये खर्चे बुक होते हैं, कमीशन के खर्चे बुक हुए, सामने वाले ने कहा कि हाँ मैंने आपका एक फ्लैट बुकवाया है, आप मुझे 1 करोड़ की बिलिंग कर दीजिए, मेरे एक्सपेंडिचर क्लेम हो गया, सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड था, उसने कोई सर्विस नहीं दी पर 18% की जीएसटी हो गया, उसने पेमेंट कर दिया, टीडीएस हो गया, खर्चे बुक हो गए, सब कुछ हो गया। एज एन इनकम टैक्स ऑफिसर सामने वाले ने भी अगर अपना रिटर्न फाइल कर दिया है तो रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं, ठीक है। पर हम किस तरीके से होता है, तो दूसरा तरीका ये है कि वाकई में सर हम सारे सिचुएशन को कवर कर रहे हैं, आप लोग ये जानना चाह रहे हैं होता कैसे कैसे, तो मैं आपको असेसिंग ऑफिसर की तरीके से भी बताऊँ, फिर हर तरीके से समझिए। दूसरा तरीका अब आ गया डॉक्यूमेंट पार्ट। डॉक्यूमेंट पार्ट में ये होता है कि सेल का अब ए ने बी को सेल का बिल काटा, सेल का बिल काटा। अब आज के टाइम में अगर टर्नओवर अगर बड़ा आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बड़े केसेस आते हैं, 10 करोड़ के ऊपर ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है, ठीक है। अब वो टैली की इनवॉइस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो और ई इनवॉइसिंग का रूल ये कि आप बैक डेट में बहुत नहीं जा सकते। अगर ई इनवॉइस टैली में तो आपका हम 1 जनवरी का नहीं काट सकते हैं, ई इनवॉइसिंग में डेट ऑफ क्रिएशन भी आता है, कितने बजे इस इनवॉइस को बनाया गया ये भी आता है। B2B जितने हैं, B2C को वो कर सकते हैं, नॉन ई इनवॉइस हो सकता है, पर अगर B2B है तो 100 उसका डेट ऑफ क्रिएशन भी आता है। तो अगर जनवरी की कोई इनवॉइस मैं अप्रैल में काट रही हूँ जो कि मुझे जनवरी की डेट पे काटना है, तो आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये ई-वे बिल जो है वो आपका बैक डेट पे नहीं कर सकता। आपको जो ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई इनवॉइसिंग आपने अप्रैल की काट दी, ई-वे बिल आपने जनवरी की काट रखी है, उस पर कोई इनवॉइस नंबर अलग है, इस पे इनवॉइस नंबर ई इनवॉइस पे अलग है, भी आपके लिए एक वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, सस्पिशन हो सकता है। उस
उसके बाद तीसरा चीज ये कि जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इनपुट लेना है तो सामने वाली पार्टी को पेमेंट जो है वो 180 डेज में करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैंने ये बताया कि इनपुट लेना है तो 180 डेज में पेमेंट करना पड़ेगा। अब सामने वाली पार्टी ने पेमेंट कर रखा है अक्टूबर में और उसने जो बिल कटवा रखा है पिछले अगस्त का, तो यानी कि ये भी आपको एक शंका दे सकता है, जैसे कहते हैं ना कि सिम्टम दे सकता है कि हाँ यहाँ पे बैक डेटिंग हो सकता है हुई हो, कि उसके उस महीने में उसको इनपुट ना बन रहा हो तो इसने कह दिया कि लाइन हमारे इनपुट का बिल काट दे रहे हैं। तो ये एडिशनल चेकर्स हैं। जीएसटीआर 1 हो गया, जीएसटीआर 2B 2A हो गया। अब सामने वाले ने कोई अब 2A 2B से आपने ये देखा कि उसने पूरे साल जो है वो सीमेंट परचेज किया पर उसने कोई भी सीमेंट का बिल नहीं काटा, तो फिर यानी कि उतने का स्टॉक खड़ा होना चाहिए था। तो अगर उतने का स्टॉक नहीं खड़ा है यानी पीएनएल में क्या हुआ है, उसके स्टॉक को अंडर वैल्यू पे दिखाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगर उसने मान लीजिए जैसे कि एसी डेप्रिसिएशन कर रखा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन कर रखा है, एसी का कर रखा है, ये कर रखा है, पर उसका कोई प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो वो असेट का डेप्रिसिएशन अगर वो 2B में भी इनपुट नहीं दिख रहा है, उसके पास ऐसे लिखा है कि मैं हमने परचेज कर रखा था। आज के टाइम में आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, तो वो जो डीलर है वो जीएसटी रजिस्टर्ड ही है, आप किसी से भी नहीं बड़े एसेट खरीद सकते हैं। तो अगर वो 2B में पार्टी दिख रही है, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ा वो है, तो जितना आप पीछे जाएंगे उतना पता चलेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन के बिल्स होते हैं उसके साथ साथ आपके वो टोल टैक्स के रसीदें भी होती हैं। प्राइवेट से हम किसी का तो सर आपको वो अंगड़ियाँ वो तो अलग ही चीज़ हो जाती है कि वो एक इंसान से लेवल की। पर वैल्यू 50,000 के ऊपर है। ईवी बिल का मैंडेटरी ये है कि अगर जो वैल्यू है वो 50,000 के ऊपर है, सर वो चाहे ये हो, अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 के ऊपर की है तो ईवी बिल मैंडेटरी है। आइटम से मतलब नहीं है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर हो रहा है तो उस केस में उसको ईवी बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर उसने नहीं किया है, पहले इस चीज़ की माफी की, अब जो है पिछले 2 साल से ये है कि ईवी बिल नहीं है तो उसके बेसिस पे नोटिस इशू हो, ये चीज़ है। तो कंसाइनमेंट यहाँ से आपके लिए गया मान लीजिए 5 लाख का और आप सेल दिखा रहे हो 50,000 की, तो फिर क्रेडिट नोट होना चाहिए कि भाई हमने सेल करा था लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया। तो सर वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं होगी ना, वो तो लॉगिन से ही पता, लॉगिन से ही निकाल सकते हैं ना उसको, ये चीज़ है। और क्योंकि उसका तो उल्टा है, आप ये बताइए, ये समझ लीजिए जो ये इनके अधिकारी होते हैं ये वाले, अगर आपके पास ईवी बिल नहीं है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। आप देख होंगे वेट डिपार्टमेंट के बाहर ट्रैफिक बढ़ी रहती है। अगर आपका ईवी बिल नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, आपका चाहे पेरिशेबल गुड्स हो नॉन पेरिशेबल गुड्स हो, वो गाड़ी खड़ी करा देती है, तो वो तो ज़्यादा बुरा है सर, अगर लॉट समय पे नहीं पहुँचा, ये चीज़ है मेन ये। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की जो आप भी कह रहे हैं ये चीज़ होगी, उसका आपको टोल टैक्स का भी एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। और नॉर्मली जो ट्रांसपोर्टर को पेमेंट एक ये भी एक चीज़ है, आपने चलिए ईवी बिल जनरेट किया, तो ईवी बिल जनरेट जब करते हैं उसकी डेट ऑफ क्रिएशन की आती है। तो ईवी बिल अगर आपका 20 का केस कर रहे हैं आप और वो ईवी बिल आज की डेट में जनरेट करके दे रहा है तो वो तो उसमें दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर आपको ऐसा कोई ईवी बिल मिल रहा है जिस पे डेट ऑफ क्रिएशन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि इसमें से आपने ये इन्फॉर्मेशन कट कर दिया है। ईवी बिल 17 में सब जीएसटी आया है, ईवी बिल 18 में आ गया था। तो ये चीज़ है कि इसमें आप डॉक्यूमेंट को इसलिए कह रहे बार बार कि और डॉक्यूमेंट, मेरा कहना है कि डॉक्यूमेंट को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अधिकारियों को भी इन्फॉर्मेशन उसी तरह से मिलती है क्योंकि उनको पता होता है कि ईवी बिल भैया तो आपको क्या, हाँ है तो ईवी बिल, उसमें देखिए डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, उसमें बॉक्सेस क्या लिखा है, उसमें उसने उसके कितने किलो लिखे हुए हैं, अगर उसने किलो लिखे हुए वो दिखा रहा है कि स्कूटर में भेज रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ें हैं। अब तो क्लास भी ओवर हो गई ना, मेरी क्लास भी ओवर हो गई। सर AIS, आप AIS मानिए, आप जीएसटी के सामने वाला आपको नहीं दे सकता, पर सर AIS तो आप ही हैं,
आपके यहाँ से AIS में परचेज की और किस पार्टी से परचेज करी है इसकी भी नाम आता है कि शारदा एंटरप्राइजेस से आपने इतने का माल खरीदा है, इनसे इतने का। तो AIS आप लोगों ने लिखता है इनसाइट पे तो लिखे सर AIS आप देखिए उसमें जो अदर इंफॉर्मेशन वाला टैब होता है मैम, उस अदर इंफॉर्मेशन में 3B GSTR 1 2A 2E ये आपको इतना यहाँ आने की जरूरत नहीं है, इसका वहाँ मिलेगा। पार्टी के नेम आते हैं, एनुअल रिटर्न। यस सर मुद्दा ये है कि GSTR 9 जो है वो 2 करोड़ के ऊपर एप्लीकेबल, अगर तो आप छोटे का असेसमेंट कर रहे हैं। अरे वो तो लॉ मैंडेटरी नहीं है, 2 करोड़ के ऊपर है सर। और अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 9C होता है, वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, इनकम टैक्स वर्सेस 3। तो अगर आप लोग इतने ही बड़े-बड़े केसेस देख रहे हैं तो आप 9C मानिए। अगर 2 करोड़ नीचे है तो GST कर दो, अगर 2 करोड़ ऊपर है तो GST अप्लाई। और 5 के ऊपर है तो 9C 9 1 सब मानिए। सर हाँ ये है 228 सब कुछ है, ये लिख रहे पहले ही 3 साढ़े 3 तो हमने कहा सर लोग मैंने काट दिया। आप पेमेंट का चार्ट मांग सकते हैं कि आपने उसको कब पेमेंट किया, ये डेट ऑफ इनवॉइस थी और ये अभी हम लोग केस सर आकर तो ये इसी वजह से इनपुट रिजेक्ट कर सर आप लोग सोच रहे हैं जीएसटी कैसे इनपुट में रिजेक्ट कर रहे हैं कि पार्टी का पेमेंट में नहीं है। सर TDS हाँ अब क्या होता है एक पॉइंट और है, एक 2 पॉइंट्स और है। एक रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, एक TDS और TCS का होता है। TDS TCS क्या होता है, जब हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, कोई भी GST रजिस्टर्ड पार्टी है गवर्नमेंट को अगर सप्लाई करती है, डिपार्टमेंट को कर रही है, तो आप जो हम पे पेमेंट जो भी सप्लायर को पेमेंट करेंगे उस पे 1% का TDS काटेंगे। तो वो हमारे इसमें भी जिस तरीके से इनकम टैक्स का कटता है GST का, उसी तरीके से GST का भी TDS कटता है, ऐसे होता है। जो गवर्नमेंट का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं कोई भी काम कर रही हूँ, अगर मैं इंफ्रा खड़ा कर रही हूँ, ये वाटर सप्लाई कर रही हूँ, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहा है। हाँ गवर्नमेंट GST में TDS काटेगा। हाँ कोई भी प्राइवेट पार्टी GST TDS नहीं काट सकती, ये नियम है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको जो सप्लाई किया गया है उसके केस में वो लोग GST TDS काट सकते हैं। वही 194C है। हाँ सर 194C सर 194C है, उसमें तो ये है कि प्राइवेट पे काट सकते हैं, अमाउंट की लिमिट होती है। गवर्नमेंट ने ठेका दिया है तो 194C को साथ में TDS होता है। यस दोनों के TDS कटेंगे, लेकिन TDS सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काट सकती है। और एक कॉन्सेप्ट होता है सर कोई लिमिट नहीं है, GST का है तो फिर वो सबका, अगर कॉन्ट्रैक्टर है तो फिर तो वो वेंडर है तो वो करना ही है। मैं बोगस परचेज हाँ। GST एजेंट को डिसअलाउ करना होता है, जो अलाउ करना होता है, या गवर्नमेंट को ये एप्लीकेबल होगा कि अगर वो सर GST दे रहा है कि नहीं दे रहा हाँ है, तो वही सेम उसमें वही है। और उसके बाद वरना वो करंट लायबिलिटी में आप 43B में कर सकते हैं कि उसने वो 43B में ये है ना कि अगर उसने टैक्सेस नहीं पे करे हुए हैं 43B का सेक्शन 8 उसने वो बोगस था उस लायबिलिटी को मिला नहीं, यानी कॉर्पोरेट लायबिलिटी तो अब पूरा का पूरा डिसअलाउ कर सकते हैं। थैंक यू सर, होपफुली क्लास थोड़ी बहुत